हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर, यानी कि पानी। अब बात करेंगे पानी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी के बारे में हम क्या चीजें पढ़ सकते हैं। इतना आपको पता है कि आप पानी को पीते हैं। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। पानी आपकी प्यास बुझाता है। पानी से आप खाना पकाते हैं। बेसिकली आपको इतना पता है कि पानी से आप क्या क्या चीजें यहाँ पर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी है पानी के बारे में। जैसे कि पानी कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है, ठीक है, पानी की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे। आप पानी के लाभ जानेंगे कि पानी के क्या क्या लाभ आपके पास आते हैं। आप जानेंगे कि अगर पानी की कमी हो रही है तो उसके क्या रीज़न है, पानी की कमी को किस प्रकार से दूर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इतना पता है कि ये आपका जो चैप्टर है वो बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि आप सभी पानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। अब अगर हमें कहा जाए कि पानी क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि हमारे जीवन के लिए, हमें जीने के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो आपने बात की थी 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी होती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप खाना भी खाते हैं, आप कपड़े भी पहन रहे हैं, आपको रहने के लिए घर भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं कि जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। देखिए, एक बार के लिए किसी के पास घर नहीं है, वो फिर भी रह सकता है। आपने पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो आपने कहा जो आदि मानव होते थे वो जंगलों में रहते थे। ठीक है, उससे पहले भी आपने पढ़ा कि वो कपड़ों का यूज़ भी नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें कपड़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो कपड़ों के बिना रहा जा सकता है, घर के बिना रहा जा सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं हमारी आवश्यकताएं, लेकिन सेकेंडरी हैं, यानी कि आप इनके बिना भी जीवित रह सकते हैं। अब बात आती है वो कौन सी चीजें होंगी कि जिनके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी कि अगर वो हैं तभी हम हैं। अगर वो चीजें हमारे पास नहीं होंगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा 3 ऐसी चीजें होती हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, जिसे आप O2 से डिनोट करते हैं। हमने कहा सबसे पहले ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आपने सांस रोकी कुछ सेकंड और आप इतने में ही आपका दम घुटने लगता है। तो इसका क्या मतलब है? आप कुछ सेकंड भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन आप कैसे लेते हैं? जब आप सांस को ले रहे होते हैं और सांस को छोड़ रहे होते हैं, तो उसी दौरान आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। दोनों ही क्या हैं? गैसें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों ही यहाँ पे गैसें हैं। अब बात आती है, आप ये भी जान लीजिए कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या कर रहा होगा। आपने कहा ऑक्सीजन हमारे शरीर में हमें ऊर्जा प्राप्त करने में मदद कर रहा है। ठीक है, क्या करेगा? आपने कहा कि जब आपने खाना खाया, जो खाना आपकी बॉडी में गया, आपके शरीर में गया, तो ऑक्सीजन उस खाने को क्या करता है? तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त कराता है। कैसे? देखिए, आपने कहा ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भोजन के साथ ऐड हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, कौन से भोजन के साथ? जो आपके शरीर के अंदर है। ठीक है, कौन सा भोजन? जो कि शरीर के अंदर है। ठीक है, क्या हुआ? आपने भोजन को ग्रहण कर लिया है, लेकिन जब आपने खाना खाया, आपके खाने का पाचन भी हो गया। हम पाचन भी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो खाने का पाचन भी हो गया है। उसके बावजूद भी अभी आपको ऊर्जा नहीं मिली है। ऊर्जा कब मिलेगी? जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन उस भोजन के साथ ऐड होकर के क्या करेगा? उस भोजन को तोड़ेगा। और इस भोजन को आप क्या कहते थे? इस भोजन को आप कहते थे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? जो भोजन आपने कर लिया है और वो भोजन अब पच गया है, तो पाचित भोजन को कह रहे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से आपको एकदम से एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्लूकोज से एनर्जी तभी मिलेगी जब ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीजन है वो मिलेगा और वो ग्लूकोज को तोड़ देगा। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि वो ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ देता है। और क्या बनाएगा? ऊर्जा यहाँ पे बनती है, एनर्जी यहाँ पे बनती है।
ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो बना है कोशिकाओं से मिलकर के। कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं इस प्रकार की, ठीक है, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो इन्हीं कोशिकाओं से मिल करके हमारा पूरा शरीर बना है, ठीक है। आप पूरे शरीर की बात करिए तो आपने कहा कि जो हमारे अंग हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन हम पढ़ते हैं, तो वो अंग भी किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। तो आपने कहा कि हमारे शरीर की अगर छोटी सी इकाई देखी जाए तो वो क्या होगी, आपने कहा वो कोशिका होगी। छोटी इकाई से क्या मतलब है, वो सबसे छोटी चीज जिससे मिलके हमारा पूरा शरीर बना है। जैसे कि हमने कहा कि पूरा जो घर है वो ईंटों से मिलकर के बना है, तो ईंट किससे मिलकर के बने हैं, आपने कहा जो ईंट की जो मिट्टी होती है वो उससे मिलकर के बना है। तो जो ईंट की मिट्टी है उसका एक छोटा सा कण है जिसके कि आप और भाग नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अगर हम घर की बात करें तो हमने कहा कि घर, पूरा घर किससे मिलकर के बना है, हमने कहा ईंटों से मिलकर के बना है। यानी एक ईंट क्या है, उसकी यूनिट है, एक एक ईंट मिलती चली गई और पूरा घर बनता चला गया। वैसे ही एक एक जो कोशिकाएं हैं, एक एक जो सेल है वो मिलती चली गई और वहां पे क्या बनता चला गया, आपका शरीर बनता चला गया, आपके अंग बने, ठीक है। ऊतकों से हमने क्या बात की, हमने कहा कोशिकाओं से बनते हैं ऊतक। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिली तो ऊतक बन गए हैं। क्या होते हैं ऊतक, आप हायर क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें ऊतक का, तो आपने कहा कि जो रक्त है आपका, अगर हम बात करें ऊतक की तो हमने कहा जो रक्त है वो क्या है, एक प्रकार का ऊतक है आपके पास, ठीक है। क्या है आपके पास, जो ब्लड है हमारा वो एक प्रकार का ऊतक है। अब जो हमारा ब्लड है, हमारा खून है, वो किससे मिलकर के बना है, आपने कहा कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं ने हमारे रक्त को बनाया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या हुआ, जो अलग अलग टिश्यू थे उन्होंने बनाया अंग, अलग अलग जो टिश्यू थे, अलग अलग जो ऊतक थे उन्होंने मिल करके बनाया है अंग। अलग अलग अंगों ने मिलकर के पूरे आपके शरीर का निर्माण किया है, ठीक है। आपने जो प्रीवियस चैप्टर आपके पास आए थे आपने उनमें ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब हमने कहा कि ये सारी जो कोशिकाएं, आप सोचिए इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। आप अपनी बॉडी को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे इतनी बड़ी बॉडी होती है और कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि आप उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। क्या होता है सूक्ष्मदर्शी, मैं मान के चल रही हूँ आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा सूक्ष्मदर्शी को, माइक्रोस्कोप को। एक ऐसा उपकरण होता है, छोटी सी चीज को क्या करते हैं, उसको बहुत गुना बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत छोटी सी चीज होती है, आपने बैक्टीरिया सुना होगा, बैक्टीरिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में अगर बैक्टीरिया को देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा बैक्टीरिया वहां पे दिखाई देता है, इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े कीड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वही क्या होता है, जो कोशिका है आपकी, कोशिका भी, एक कोशिका की बात हो रही है, कोशिका भी बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है, जिसे कि आप सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो इतनी छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर में बना है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ठीक है। इतनी कोशिकाएं कि आप उन्हें गिन नहीं सकते हैं। और इन्हीं सारी कोशिकाओं में क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर एक सेल में। हम बात कर रहे हैं ये जो असंख्य कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और हर कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हर कोशिका को किसकी जरूरत होगी, आपने कहा हर कोशिका को होगी ऑक्सीजन की जरूरत, ठीक है। हर कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हर कोशिका में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती है। आप हमेशा सांस लेते रहते हैं, क्यों आप हमेशा सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमने आधे घंटे के लिए सांस रोक दी है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो यह आपने कहा कि पहली वो चीज जिसके बिना आप बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं वो है ऑक्सीजन। चलिए, अब दूसरी चीज क्या है जो जिसके बिना आप बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं, वो है जल, या जिसे आप क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, या जिसे आप क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
दूसरी वो चीज जिसके बिना आप बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं वो है जल यानी कि वाटर। आप पानी के बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते हैं। आप 1 दिन या 2 दिन इतना ही आप पानी के बिना रह सकते हैं, और अगर पानी हमें नहीं मिला तो प्यास के कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। क्या कर रहा है पानी आपकी बॉडी में? बहुत सारे काम कर रहा है। आपने कहा कि जो पाचन की मुख्य क्रिया है वो पानी की वजह से ही हो रही है, ठीक है। पानी उसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो पानी अगर हमें नहीं मिला तो हमारी क्या है? मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब पानी के बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तीसरी जो चीज हमारे पास आती है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं वो है भोजन। वो क्या है? भोजन है। अब आप जानते हैं अगर आपको भोजन नहीं मिला तो कुछ दिन तक तो आप रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आप नहीं रह पाएंगे। क्यों? कुछ दिन तक भी आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कभी ना कभी जो भोजन आपने खाया है, जब तक वो आपको ऊर्जा देता रहेगा, जब तक आपको उस भोजन से ऊर्जा मिलती रहेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है। एक बार वो भोजन खत्म हो गया, जो पाचित भोजन है, जो ग्लूकोज है, वो खत्म हो गया, उसके बाद ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जो भी सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं हमारी, वो धीरे धीरे करके मरने लगेंगी और एट लास्ट हमारी मृत्यु वहां पर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे इतनी बात? अब ये तीनों चीज आप देखिए। आपने तीनों चीज देखी, तो ये तीनों जो चीज हैं ये होती हैं हमारी आधारभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, या मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इन तीनों चीजों को आप कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये है आपकी मूलभूत आवश्यकताएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? आपने कहा 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसमें है सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा है जल और तीसरा है भोजन। अब मैंने तीनों को एक क्रम में लिखा है, आप देख रहे हैं मैंने तीनों को क्या लिखा है? एक क्रम में लिखा है। तो यही क्रम है इंपॉर्टेंस का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यानी कि आप क्या कर सकते हैं? आप ऑक्सीजन के बिना कुछ ही सेकंड रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। आप जल के बिना 1 या 2 दिन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। आप भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो आप देख रहे हैं कि इसी क्रम में जो जितना इंपॉर्टेंट है उसी क्रम में हमने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, देन वाटर और लास्ट में आपका फूड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं रहेगी, और अगर 2 चीजें हैं तो फिर भी हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमें अगर जीवित रहना है तो हमें तीनों ही चाहिए। अगर आपको ऑक्सीजन मिल गई है, आपको भोजन मिल गया लेकिन आपको पानी नहीं मिला, तो फिर भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर आपको ऑक्सीजन मिली, आपको जल भी मिला, लेकिन आपको भोजन नहीं मिला, तो आप फिर भी जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आपको जल और भोजन दोनों मिला है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं? जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो आप थोड़ा सा और ज्यादा दिन सर्वाइव कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ जल है तो आप कुछ और दिन सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी भोजन आपको नहीं मिला तो एट लास्ट जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु यहाँ पे निश्चित होती है। ठीक है, इसीलिए तीनों ही चीजें क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जल के बारे में, जो कि क्या है? आपकी आधारभूत इकाई है या आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, आपकी जो सेकेंड आधारभूत आवश्यकता है वो है आपका जल, और हम जल के बारे में ही यहाँ पर क्या करेंगे? बात करेंगे। क्या जानना है जल के बारे में? जल के बारे में ये जाने कि जल के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, जल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या जल के कार्य होते हैं, कहाँ से जल हमें मिलता है। ठीक है, किस प्रकार से हमें क्या करना है, जो पानी है उसे वेस्ट नहीं करना है, क्यों हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्या पानी की जो मात्रा है वो कम होती चली जा रही है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, अगर पानी की मात्रा कम हो रही है तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी की मात्रा को कम कर रहे हैं। और इसी के साथ आप इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, वो है जल चक्र, जिसे आप कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, ये वाटर साइकिल आप आगे की क्लासेस में पढ़ते चले जाएंगे। तो स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज आपको बता रखी है यहाँ पर जल के बारे में। चलिए,
आपने कहा जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। क्यों प्राकृतिक संसाधन है? क्योंकि प्रकृति हमें दे रही है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जल फैक्ट्री में बन रहा है, पानी फैक्ट्री में बन रहा है, ऐसा कहीं नहीं आपने देखा। आपने क्या देखा? जो जल है वो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। इस चैप्टर में आपने यही जानना है कि जो जल है वो प्राकृतिक रूप से आखिर कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहा है। हमने कहा कि जो पेड़ है, पेड़ कैसे आ रहे हैं? क्योंकि आपने बीजों को बोया है, इसीलिए पेड़ आ रहे हैं, ठीक है। और यही जो साइकिल है, यही जो चक्र है वो चलता चला जा रहा है। तो आपने कहा आखिर पानी कहाँ से आ रहा है? जो पानी का एक चक्र है वो कहाँ से, ये क्या हो रहा है? रेगुलेट हो रहा है। नेक्स्ट आपने कहा सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जितने भी लिविंग होंगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पानी को पी रहे हैं, हम पानी को भोजन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, आपने नहाने धोने के लिए, साफ सफाई के लिए आप पानी का यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए ही पानी इम्पोर्टेंट है, बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, पढ़ी आपने। सजीवों में हमारे पास आते हैं प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? प्लांट्स भी आते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी आते हैं। और प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और जब ये फोटोसिंथेसिस होती है तो इसके लिए आवश्यकता होती है किसकी? पानी की आवश्यकता होती है। आपने जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा तो एटलीस्ट आपने ये बातें तो जानी है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। आपने कहा पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। उस विधि को, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहाँ पे होती है? आपने कहा पौधे के हरे भागों में होती है, जहां पर क्लोरोफिल पाया जा रहा है उन सभी भागों में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और मेनली कहाँ पे होती है? मुख्य रूप से कहाँ पे होती है? आपने कहा पत्ती में होती है, इसीलिए आपने क्या कहा? फूड फैक्ट्री भी हम कहते हैं, ठीक है। आपने क्या कहा? फूड फैक्ट्री कहते हैं हम पत्ती को, प्लांट की। इतनी बात क्लियर है। अब आपने ये चीजें भी पढ़ी तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, यानी कि कच्ची सामग्री क्या चाहिए। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं रॉ मटेरियल में? जब आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की तो आपने कहा इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या क्या चाहिए। तो आपने कहा सबसे पहले सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं। पहला क्या आता है हमारे पास? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सेकंड आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तीसरा आपने कहा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं आप? हरित लवक कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? हरित लवक। क्लोरोफिल ही है जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देते हैं? जो प्लांट है वो आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। और चौथा यहाँ पे क्या चाहिए? आपने कहा जल। क्या चाहिए? जल चाहिए। आ गया जल यहाँ पर, ठीक है। हमारे लिए क्यों पानी इंपॉर्टेंट है ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपने कहा कि पेड़ पौधों के लिए भी पानी इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों चीजों में से कोई एक चीज नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लोरोफिल है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? जल भी है। तो अगर जल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो पौधों में भोजन नहीं बनेगा। अब वही पौधों के साथ होगा जो हमारे साथ होता है। पौधों में भोजन नहीं मिला तो पौधों को एनर्जी नहीं मिलेगी, पौधों को एनर्जी नहीं मिलेगी तो पौधों की मृत्यु हो जाएगी। पौधों की मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है वही नहीं रहेगा, ठीक है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हमारे पास नहीं रहा तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो तीसरी आपकी मूलभूत आवश्यकता थी, वो समाप्त होने लगेगी, यानी कि भोजन समाप्त होने लगेगा। हमारे पास भोजन नहीं बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं।
चाहे कोई शाकाहारी है चाहे कोई मांसाहारी है, वो क्या है, पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। आप कहेंगे आप एग को कंज्यूम करते हैं, आप मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो काव हो गई है या जो मुर्गी हो गई है, वो भी किस पे डिपेंड है, आपने कहा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो जल है वो पेड़ पौधों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये कहिए कि पेड़ पौधों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब पेड़ पौधे रहेंगे तभी क्या होंगे, हम भी रहेंगे। इतनी बात क्लियर है। आपको इस लाइन में यही बताया गया है कि जो जल है वो सजीवों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि जल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, सोचिए। अगर पानी ही नहीं है तो कोई भी प्लांट उग नहीं पाएगा, कोई भी पौधा नहीं उग पाएगा, कोई भी पौधा नहीं उगा तो हमें भोजन ही नहीं मिल पाएगा, और हमें भोजन नहीं मिला तो हमारी भी मृत्यु क्या होगी, निश्चित होगी। तो पेड़ पौधे नहीं है तो हम भी नहीं है, और पेड़ पौधों का होना किस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें जल मिले। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे जानवरों की आवश्यकता हो या समझौता, उन्हें अपनी नियमित चयापचय गतिविधियों को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी डेली लाइफ के, जो भी डेली रूटीन की जो प्रोसेस होती है, उनके लिए पानी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का उत्तरदाताओं को देने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि ये लाइन आपको सिर्फ ये बता रही है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जो पानी है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लाइन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, एक व्यक्ति औसतन एक दिन में 600 से 700 लीटर पानी का उपयोग करता है। देखिए क्या होता है, इतने पानी का उपयोग किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, एक एवरेज है। हम सभी भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म भी सूख जाते हैं और पानी के बिना आप अपने पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि पानी के बिना क्या होता है, हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आपने कहा क्या आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आपने वो देखना है। आपने कहा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं, अगर आप कहें भोजन, ठीक है, जो भोजन है वो भी किस बात पर निर्भर कर रहा है कि पानी है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम पढ़ लेते हैं पानी के स्रोत के बारे में कि स्रोत क्या है पानी के, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बात करेंगे, पानी के सोर्स की बात करेंगे। चलिए, आपने कहा जल के विभिन्न स्रोत होते हैं। जल के क्या होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो आप कहते हैं कि जो प्राकृतिक स्रोत है वहां से पानी निकलता रहता है। कहाँ से वो पानी निकल रहा है, कभी आपने सोचा है कि ये जो पानी है वो कहाँ से निकलता है। आपने कहा कि ये जमीन से निकलता है। हमने कहा ठीक है, जमीन से निकल रहा है तो जमीन में कहाँ से आया, कभी सोचा है इस बारे में। तो जमीन से कैसे आया पानी, या जमीन से जो लगातार पानी किस प्रकार से निकल रहा है, वो आप तब समझेंगे जब आप जल चक्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या बता रखा है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 97% पानी जम चुका है। जल के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, बारिश के का पानी होता है, भूगर्भ होता है और सतही जल होता है। ये आपके पास आते हैं 3 पानी के स्रोत। सबसे पहला आता है बारिश का पानी। आपने देखा होगा बारिश होती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे बारिश जब होती है तो बारिश का जो पानी है वो बह जाता है, तो कैसे हम मान लें कि जो बारिश का पानी है वो मुख्य स्रोत है पानी का। इस बात का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप जल चक्र यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यह है भूगर्भ, इसमें कुएं और झरने जैसे जल निकाय शामिल होते हैं। और सतही जल आपको कहा गया, इनमें विभिन्न जल निकाय जैसे समुद्र, महासागर, जल योजन, नदियां, धाराएं, तालाब, झीलें आदि टैंक शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आते हैं, पानी के स्रोत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको पानी के कुछ और स्रोत याद आ रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है, यहाँ पे हम बात करेंगे जल की अवस्थाओं की। ठीक है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब अवस्थाएं क्या होती हैं? अवस्थाओं को आप कह सकते हैं, रूप आप कह सकते हैं। ठीक है, जल के अवस्थाएं, जल के फेजेस आप कह सकते हैं, जल के रूप आप कह सकते हैं। यानी कि जल है लेकिन वो अलग अलग रूपों में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपकी इमेज पर आपको यहाँ पे 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक में आपको बर्फ दिखाई दे रही है, ये आपके पास बर्फ है। एक में आपको पानी का ग्लास दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाप आपको दिखाई दे रही है। तीनों चीजें आपने देखी हैं। आपने बर्फ को भी देखा है, आप पानी भी पीते हैं, और आपने भाप भी देखी। जब आप अपने घर में पानी को उबालते हैं या आप चाय बनाते हैं, आप क्या देखते हैं कि जो भाप है वो ऊपर की ओर उठता है। तीनों ही चीजें क्या है? पानी ही है। ठीक है, तीनों ही क्या है? जल की अवस्थाएं हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पे बर्फ है वो पानी में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, पानी क्या होता है? भाप में परिवर्तित हो सकता है। तीनों अवस्थाएं क्या है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी को हम चेंज कर सकते हैं। हमने कहा जो बर्फ है उसे आप पानी में परिवर्तित कर सकते हैं और पानी को आप भाप में परिवर्तित कर सकते हैं। सेम यही मैंने कहा कि आप इस भाप को पानी में परिवर्तित कर सकते हैं और इस पानी को बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि बात क्या चीज हो रही है? हमने कहा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी क्या होता है? इजीली आ जाता है। कैसे आता है आपने देखा होगा। आपने कहा आप पानी को पीते हैं। ठीक है, अब देखिए अवस्थाओं के क्या नाम है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आपने कहा कि जब भी पानी, जब आप बर्फ में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? पानी को ठोस अवस्था में रहता है। क्या होते हैं? ठोस। आपने 3 अवस्थाएं देखी हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, किसी भी चीज की आपने, जो पदार्थ होता है, पदार्थ की आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? आपने कहा पदार्थ की अवस्थाएं आप पढ़ते हैं। कौन कौन सी वो अवस्थाएं होती हैं? आपने कहा वो होती हैं सॉलिड, जिसे आप क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। आपने कहा लिक्विड, आपने कहा सॉलिड, जिसे आप क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, आपने कहा लिक्विड, जिसे आप क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। आपने कहा गैस, जिसे आप क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं आपके पास आई हैं। कौन कौन सी? आपने कहा ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है, 3 अवस्थाएं हमारे पास आती हैं। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि ठोस, द्रव और गैस होते क्या हैं। पानी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठोस, द्रव और गैस समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे ठोस, द्रव और गैस को, 3 चीजों को। आपके पास 3 चीजें हैं, 3 बॉक्स आपके पास हैं। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हमने कुछ बॉल्स भर दी हैं। समझिए, इस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ बॉल को भर दिया है इस प्रकार से। ये हमने पूरा भर दिया, यानी कि इस बॉक्स में पूरी जो बॉल हैं वो कैसी आपको दिखाई दे रही है? एनालाइज कीजिए आप लोग। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग एनालाइज कीजिए, मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, यह है बॉक्स नंबर 1, यह है बॉक्स नंबर 2 और यह है बॉक्स नंबर 3। ठीक है, 3 बॉक्स है। एक बॉक्स है जिसमें फिर से मैंने बॉल भरी हुई हैं इस प्रकार से। ठीक है, बॉक्स नंबर 2 में मैंने फिर से बॉल भरी है। बॉक्स नंबर 3 में मैंने फिर से बॉल भरी है। अब आपको तीनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कौन मुझे बताएगा? जीआईसी धारचूला, आपको आवाज आ रही है? मुझे नाम बताइए अपना। हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। प्रियांशु चुनारा। प्रियांशु। बच्चे कौन सी क्लास के हो आप लोग? 8th। 8th के हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, 8th के हो आप लोग। इसका मतलब आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो अब आप में से मुझे कौन बताएगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या डेफिनेशन है तीनों की, या दोनों, तीनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? प्रियांशु, माइक लीजिए अपना। यस मैम। बच्चे मुझे बताइए ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या अंतर है, या तीनों की डेफिनेशन क्या है? क्या जानते हैं आप ठोस, द्रव, गैस के बारे में? बच्चे फ्रंट में आइए, आप अपनी सीट पर बैठिए। यस मैम। अपनी सीट पे बैठिए आप।
हाँ, अब बताइए ठोस के बारे में क्या जानते हैं, द्रव के बारे में क्या जानते हैं और गैस के बारे में क्या जानते हैं आप? कौन बच्चा मुझे बताएगा? आपको क्या दिख रहा है इन 3 डब्बों में, आपको ये बताना है सिर्फ। चलिए माइक ऑन कीजिए अपना। बच्चे नाम बताइए अपना पहले। मैम 0 और 6 गोल गोल गोल। 0। आपने क्या ऑब्जर्व किया, तीनों में क्या डिफरेंस है? मैम 6 किसी में ज्यादा है, फर्स्ट वाले में ज्यादा है मैम, फर्स्ट वाले में ज्यादा है, सेकंड सेकंड में में कम है, और थर्ड कम है में? थोड़े से। ठीक है, वो क्या आप बता बहुत सकते हैं इन तीनों में से ठोस, द्रव और गैस अवस्था को अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे आप लोग? ठीक है, माइक दीजिए उन्हें। बच्चे आप अपना आंसर खुद दीजिए। प्रियांशु, अपने नेक्स्ट में जो बच्चा है उन्हें माइक दीजिए आप। मैम सबसे बच्चे ज्यादा, माइक, जिसमें सबसे ज्यादा है वो ठोस होगा। जिसमें सबसे ज्यादा है वो क्या होगा? ठोस होगा। ठीक है, वो ठोस। ठीक है। और द्रव और गैस? द्रव। द्रव। नंबर से बताइए, द्रव कौन सा होगा, नंबर 2 या नंबर 3? मैम नंबर 2 मैम। ठीक है, नंबर 2 होगा द्रव और गैस नंबर 3। अब क्या समझे आप इस बात से? मैंने कहा कि 3 बॉक्स हमारे पास थे, एक बॉक्स में मैंने पूरी बॉल भर दी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई जगह आपको खाली नहीं दिखाई दे रही है, इस बॉक्स में आपको जगह खाली दिखाई ही नहीं दे रही है, हमने पूरी बॉल भर दी है। ठीक है, सेकेंड में मैंने कहा यहाँ पे बॉल भरी है लेकिन इन बॉल्स के बीच में क्या स्पेस है, और तीसरा आपने कहा ये बॉल्स बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। क्या समझे आप इस बात से? इस चीज का आंसर आप घर से करके लेके आएंगे, ये है आपके लिए होमवर्क। आप देखेंगे ठोस, द्रव और गैस में आपने कुछ ऐसा देखा कि जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज है कि ठोस में तो बहुत कॉम्पैक्ट है, ठोस में क्या है, बहुत चिपके हुए हैं, जहां पर आपको जो बीच का स्थान है वो नहीं दिखाई दे रहा है। गैस में आपने क्या, द्रव में आपने क्या कहा कि ये जो आपस में चिपके हुए थे इनके बीच में थोड़ी सी जगह है, ठीक है, इतने कॉम्पैक्ट नहीं है। और गैस में आपने कहा कि जो चीज इस डब्बे के अंदर भरी हुई है ये बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। क्या है ये चीजें और क्या इनकी डेफिनेशन है, या आप क्या करेंगे, घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, जीआईसी धारचूला सारे बच्चे होमवर्क नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो आप घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।